हेलो गाइस, वेलकम टू कोटलिया क्लासेस। एक्चुअली पहले सेट का डिस्कशन हम लोग नहीं कर पाए हैं क्योंकि उसका सेट अपलोड में थोड़ा इशू आ रहा था। ठीक है, आज जो है हम लोग सेकेंड जो आज का सेट था उसका डिस्कशन कर लेते हैं। अभी मैथ रीजनिंग पार्ट का डिस्कशन होगा, बाद में धीरे धीरे जैसे ये क्लासेस आगे बढ़ती है तो जीके के लिए भी हम लोग बात करेंगे, जीके का कैसे डिस्कशन करना है। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आज का डिस्कशन था। पहले मैंने एक्चुअली लाइव जाने का ट्राई किया बट नेटवर्क इशू आ रहा था यहाँ पे थोड़ा, तो आज के लिए वो लाइव वाला प्लान कैंसिल है। ठीक है, कल देखते हैं, कल कल से जो फर्स्ट वाला सेट है कल डिस्कशन हो जाएगा। बाकी जो अब सेट है मंडे से ही स्टार्ट होगा, मंडे टू थर्सडे जैसा पहले बताया गया, वीक में 4 दिन टेस्ट चलेगा। ठीक है, तो वो अब मंडे से नेक्स्ट टेस्ट होगा। ठीक है, अभी स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था कि आपको जो है टोटल 76 प्रश्न उसने हल किए, किसी बच्चे ने 76 प्रश्न हल किए और उसने जितने सही किए ना उसके 3 गुने गलत कर दिए। ठीक है, जैसा कि कल सेट में हुआ था। क्वेश्चन भले ही हार्ड था लेकिन कुछ लोगों के साथ हुआ है। और आपको एक चीज मैं बोलूंगा कि सेट जो है आप कंटिन्यू करोगे, ठीक है, आपके नंबर कम आ रहे हैं, आपके नंबर ज्यादा आ रहे हैं, वो सब कुछ भी मतलब नहीं रखता है जब तक कि आप कंटिन्यू करते हो। कंटिन्यू अगर सेट करोगे इम्प्रूवमेंट दिखेगा आपको 1 मंथ मैक्सिमम, उसके बाद खुद में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। आपको कुछ नहीं आता है फिर भी आप यहाँ से स्टार्ट करो, प्रॉपर डिस्कशन करो, आपको उसका बेनिफिट होगा। ठीक है, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था कि 70 जिसको अगर जिसका ज्यादा सही हुआ था, मैथ रीजनिंग वाला पार्ट ज्यादा ठीक था, वो लोग जो है टाइम इसमें बहुत ज्यादा नहीं देंगे, 2x के स्पीड पे कर लेंगे, 2x के स्पीड पे देख लेंगे। ठीक है, एक बार गो थ्रू हो जाना है। बाकी बचा जीके वाला पार्ट। जीके वाला पार्ट आप जरूर इसको टिक करके या जो भी होगा सेट में इसको पढ़ जरूर जाना। सेट लगाने का मतलब बस सेट लगाना नहीं होता है, उसका फिर प्रॉपर डिस्कशन भी होता है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था? टोटल 76 हल किए, उसमें से 3 गुना गलत कर दिया। मान के चलो उसने अगर x सही किया होगा तो कितना गलत कर दिया? 3x सही, 3x गलत कर दिया। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? टोटल क्वेश्चन उसने कितना बनाया था? 76। मतलब दिया हुआ है कि 4x का वैल्यू 76 है। x का वैल्यू यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा? x का वैल्यू कोई बताएगा? 19 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुझे वो लाइव वाला आदत हो गया, कोई बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया 19। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि आप n संख्या है, उसको जब 5 से डिवाइड करते हो तो आपको क्या बचेगा? शेष 4 बचेगा। तो आप एक नंबर ले लो ना कि अगर 9 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो 4 ही बचता है ना। तो n का वैल्यू यहाँ से आप मान सकते हैं कि 9 है। अब आपको बोल रहा है कि 2n को 5 से विभाजित करो। 2n मतलब क्या? 18। 18 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट आपका मैथ जो है वो 5 नंबर क्वेश्चन पे आ रहा है, तो 5 नंबर पे चलते हैं। 5 नंबर में क्या बोला है? 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर, जो है 7 स्क्वायर को यहाँ लिखते हैं। ठीक है ना। 7 स्क्वायर को जब डिवाइड करेंगे किससे? 7 टू द पावर 1/2 टू द पावर 4 से। तो इसको तो 7 स्क्वायर ही लिख सकते हैं। इसको अगर आप करोगे तो ये कॉस्ट को हटाओगे तो क्या? 7 1 टू द पावर 1/2 इंटू 4 हो जाएगा। इसको डिवाइड करो 2 हो जाएगा। तो मतलब 7 स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 7 स्क्वायर से, क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है 32 का रूट है। ठीक है, 32 का क्या है? 32 का रूट है, और फिर 18 का रूट है, और क्या है? 50 का रूट है, और 8 का रूट है। जब ये सब के रूट को देखोगे ना आपको सब में रूट टू दिखेगा। रूट टू दिखेगा तो 32 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 32 को ऐसे लिख सकते हैं 4√2। अब पूछेगा कोई कैसे लिखेंगे ऐसे? जब 32 इसको जब स्क्वायर करोगे, 4√2 को अगर स्क्वायर करोगे तो आप क्या होगा? 4 का स्क्वायर लिखोगे 16, और रूट टू का स्क्वायर क्या लिखेंगे? 2। 16 दूना 32, यही होगा ना। इसको अगर करेंगे तो यही रूट 32 ही आएगा ना। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? 32 रूट 32 को अगर तोड़ेंगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा? यही आएगा। ठीक है ना। अगर रूट के अंदर ये रहेगा, रूट के अंदर अगर देखो, अगर ऐसे सिंपल कर लो इसको, 16 गुना 2 कर लो 32 को, इतना कर सकते हैं। अब जब ये 16 को बाहर लाओगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और ये रूट 2 बच जाएगा। इसलिए 32 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 32 को लिख सकते हैं 4√2। ठीक है, 4√2 लिख दिए 32 को। 32 को लिख दिए क्या? 4√2। और 18 को अगर लिखेंगे तो इसको भी 3√2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? रूट 50, इसको भी 5√2 लिखते हैं। 5 को 5 से गुना करेंगे, 25 गुना 2 50 हो जाएगा। और प्लस है 18 को क्या लिख सकते हैं? 2√2। 4 में से 3 गया तो क्या बच जाएगा? रूट 2 बचेगा। ऊपर नीचे क्या हो जाएगा? 7√2 होगा। रूट टू कैंसिल, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 1/7। 1/7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखना क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखना है कि ट्रायंगल कितना बनेगा। आपको ऐसे क्वेश्चन में एक सिंपल सा फंडा देखना है। एक सिंपल सा फंडा क्या देखना है कि आपका जब ट्रायंगल ऐसा कुछ बनता है ना, कि जैसे ये ट्रायंगल, इसके बीच में मान के चलो ऐसे कुछ रेखा बन गया, ऐसा बन गया, तो इसका सिंपल सा होता है, इसको नंबरिंग कर लेना होता है, 1 2 3 ऐसे नंबरिंग कर लिए जितना ट्रायंगल बन रहा है। अब इसको काउंट कर दो, 3 2 5 1 6, कितना हो गया? 6। मतलब इस फिगर में टोटल आपसे पूछे कितना ट्रायंगल बनेगा, तो 6। अब अगर सिंपल सा ऐसा फिगर ले लेते हैं, इसको नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा? 1 2। अब इसमें टोटल पूछेगा कितना फिगर? 3 फिगर, ठीक है। अब यहाँ देख भी सकते हो आप, एक फिगर ये वाला, एक फिगर ये वाला, और एक जो है ये टोटल ट्रायंगल ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पे देखो, यहाँ ऐसा वाला फिगर कितना बन रहा है? ऐसा वाला एक तो यहाँ पे बन गया, एक यहाँ इधर वाला देखोगे ये वाला अगर देखोगे आप, ये वाला, तो एक ये वाला बन जाएगा, 2 हो जाएगा, एक फिर यहाँ पे बन जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर एक यहाँ पे बन जाएगा ये वाला, 4 हो जाएगा, फिर एक यहाँ पे बन जाएगा ये वाला, 5 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया इसमें? 5 हो गया, ठीक है। 5 ट्रायंगल ऐसा वाला बन गया। तो अब देखो 5 पहले लिख लेते हैं, और एक में कितना बन रहा है? 3, तो 5 गुना 3 कितना हो गया? 5 गुना 3, टोटल 15 ट्रायंगल। अब खोजेंगे कॉमन वाला। अब एक देखो कि ये दो दो ट्रायंगल को मिला के, ये दोनों ट्रायंगल को मिला के एक बन रहा है। मतलब ये वाला अगर बेस पॉइंट इसको मान लेते हैं, इसको बेस पॉइंट मान लेते हैं, तो इस पे दो ट्रायंगल बन जाएगा, एक इस साइड घुमा के, एक इस साइड घुमा के, बन जाएगा। तो ये कितना हो गया? 5, और ये 2, कितना हो गया टोटल? 15 था उधर, इधर 2, 17 हो गया। अब फिर ये वाला को ले लो, इस पे ले लो, इस पे देखो, इस पे भी 2 है, एक ये वाला हो जाएगा, एक इधर वाला हो जाएगा, ये भी 2 बन जाएगा, बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक कॉमन इस पे बन रहा है, ये वाला हम लोग कहीं भी काउंट नहीं कर रहे हैं, ये वाला जो ट्रायंगल है इसको हम लोगों ने कहीं भी काउंट नहीं किया है, तो ये दोनों भी जोड़ लेंगे। तो ये जोड़ेंगे, टोटल कितना हो जाएगा? 21, ठीक है। इसका आंसर 21 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। आप कैसे बताइएगा? सही बात है, अभी तो नहीं बता पाइएगा, कल क्लास में बताइएगा, ठीक है। जो भी अगर इसमें कुछ समस्या आएगा तो ये आप कल क्लास में बता दीजिएगा, और ये सॉल्व वहाँ पे बता दीजिएगा अगर कुछ समस्या रहा तो। बाकी आगे क्लास जो है लाइव ही किया जाएगा, ठीक है। अभी जो है, अभी मजबूरी है लाइव नहीं जाना, क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा समस्या हो गया। अब ये वाला फिगर देखो, इस वाले फिगर में क्या किया ना, इस वाले में अगर आप देखो तो जो अंदर था उसको बाहर कर दिया, और जो बाहर था उसको अंदर कर दिया। और बस इतना नहीं किया, जब अंदर बाहर वाले को अंदर कर रहा था तो क्या किया, इसको ठीक उल्टा कन्वर्ट कर दिया। जो ट्रायंगल, जो पहले ट्रायंगल ऐसा बना हुआ था, एक सेकंड इसको, हाँ, जो ट्रायंगल जो था, जो ट्रायंगल पहले क्या था, जो ट्रायंगल पहले ऐसा बना हुआ था, इसको जब अंदर डाल देगा तो इसको ऐसा बना दिया, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे। तो जो जो अगर ऐसा आकृति है, इसको हम पलट भी देंगे तो ये ऐसा ही रहेगा ना, सेम ही तो रहेगा। पलट जाने के बाद क्या चेंज थोड़ी होगा, ये वाला बाहर वाले में कोई चेंज नहीं होगा। अंदर वाला देखते हैं, अंदर वाला जो पहले, अंदर वाला जो पहले ऐसे बना हुआ था, जो पहले ऐसे बना हुआ था, उसको क्या क्या पूरा ऐसे बना दिया। मतलब ये वाले को घुमा के यहाँ ले आया, कितना घुमाया? 45 डिग्री। जो यहाँ पे बन रहा था, अब ये यहाँ पे बन गया, तो कितना का घुमाया? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री आप भी घुमा दो इसको, जब 45 डिग्री घुमाओगे तो ये कैसा बन जाएगा? ये जो अंदर वाला है, इसको अगर 45 डिग्री आप घुमाओगे तो जो ये ऊपर बन रहा है, ये यहाँ पे कुछ बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो 45 डिग्री बनाते हैं यहाँ पे। 45 डिग्री कैसे बनेगा? ऐसे रहेगा, ये ऐसे, और ये वाला पार्ट यहाँ पे ऐसे ऊपर बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ऐसा ऑप्शन किसमें है। चलो ये डी वाला ऑप्शन देखो, डी वाले में, इसमें देखो, इसमें तो पूरा ये इधर ही लाके रख दिया, 90 डिग्री घुमा दिया। अब ये बी और डी, इसमें जो है 45 डिग्री घुमाया है, लेकिन क्या है कि ये इसमें ये अंदर वाला फिगर हम लोग को कैसे आ रहा था? पूरा अगर उल्टा करेंगे तो ये ऊपर ही ऐसे ही बनेगा। तो वो ऑप्शन डी में ही दिख रहा है, ठीक है। बी डी दोनों था, लेकिन यहाँ से बी छट जाता है, डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, विषम आकृति के बारे में बोला है, इसमें विषम बोला है। अब देखो इसमें तो देख के विषम ये लग रहा है, क्यों विषम ये लग रहा है? क्योंकि इसके सब जो है एंड पॉइंट में जाके जुड़ा है। ये देखो इसके एंड पॉइंट में जाके यहाँ जुड़ा, इसमें एंड पॉइंट में आया तब जुड़ा, इसमें भी एंड पॉइंट पे आके जुड़ा, लेकिन यहाँ पे बीच में आके जोड़ दिया, ठीक है। तो ये विषम हो जाएगा, विषम डी होगा, डी बी ऑप्शन में, तो बी आंसर सही हो जाएगा। ये चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में क्या बोलता है? इसको पढ़ते जाना है, सॉल्व करते जाना है। बोला आशा अपनी चॉकलेटों में से आधा उषा को देती है, उषा आधा खा लेती है और बाकी लता को देती है। लता 8 रख लेती है और 10 किसको दे देती है? गीता को। तो गीता के पास टोटल कितना हुआ? गीता को 10 दी तो गीता के पास कितना था? 10। और लता के पास कितना था? लता ने 8 खाया,
मतलब टोटल 18 था, तब ना 8 खा के 10 दे दिया, तो लता के पास 18 था। उसके बाद क्या, उषा उसमें से उसके पास जितना था, उषा के पास आधा उसने अपने पास रखा या खाया जो भी किया, आधा उसने लता को दिया। लता का जब 18 दिया तो वो आधा था, तो इसका फुल कितना होगा, उषा के पास 36 होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आशा के बारे में। तो आशा क्या की, आधा आधा अपने पास रख ली या आधा खा ली जो भी है, और आधा जो है उसने उषा को दिया, तो उषा के पास कितना था, 36। ये आधा था किसका, 72 का ही आधा 36 होगा ना, तो 72 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी अभी इसको थोड़ा डिटेल्स में बताना पड़ेगा, तो ये वाला क्वेश्चन स्किप करते हैं, इसको आप लोग लिख के रखिएगा। ये आपको प्रोबेबिलिटी जब चैप्टर होगा या कुछ भी होगा, एक चीज और मेरे तरफ से मेरा एक एडवाइस आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ये जो प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं ना, इसमें आप लोग एक कॉपी बनाइए, ठीक है, सारे सब्जेक्ट का, मैथ का, रीजनिंग का, जीके का। ठीक है, ये कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। आपको कुछ भी क्वेश्चन ऐसा लगा, कुछ क्वेश्चन ऐसा लगा कि जो लगा कि नहीं ये वाला क्वेश्चन जो है ना अच्छा था, मतलब नेक्स्ट अगर इसको अच्छे से सीख लेंगे तो ये काम आएगा, ऐसा कभी भी लगे, उस क्वेश्चन को आप जरूर लिख के रखिए, और लिख के रखिए, और उसको क्या कीजिए आप, जब फिर से कभी 10 दिन बाद होगा, वो कॉपी खोल के देखिए, उसको एक बार और प्रैक्टिस कीजिए। ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन अभी हम नहीं बता रहे हैं, इसको रखते हैं, इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी बताएंगे उतना कुछ समझ ही नहीं आएगा, तो इसको रखते हैं। आगे ये वाला क्वेश्चन आपको हम करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, 12 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 12 में क्या बोल रहा है कि जब तक प्रत्येक राष्ट्र लैंगिक समानता प्राप्त नहीं कर लेता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र अर्थहीन है। मतलब क्या बोल रहा है कि लैंगिक समानता जो है, ये रास्ता है किसका, स्वतंत्रता और लोकतंत्र का। ठीक है, अगर लैंगिक समानता नहीं है, लैंगिक समानता सब समझ रहे हैं ना, पुरुष और स्त्री को बराबर का हक दे रहा है, तो लैंगिक समानता जब तक किसी भी राज्य में नहीं है, तो वो वहां पे स्वतंत्रता और लोकतंत्र नहीं है, ऐसा माना जाएगा। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र एक दूसरे के पूरक है, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। इसमें ये बोला कि लैंगिक समानता भले ही स्वतंत्रता और लोकतंत्र का पूरक है, ऐसा बोला है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो गलत है, पहला वाला। दूसरा वाला निष्कर्ष जो बोला है, ये बोला लैंगिक समानता और वास्तविक स्वतंत्रता लोकतंत्र की ओर ले जाता है। वही तो यहाँ पे था कि लैंगिक समानता जो है किसके तरफ ले जाता है, आपको स्वतंत्रता और लोकतंत्र की तरफ ले जाता है, तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि वास्तविक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की ओर ले जाता है। तो दूसरा वाला कथन जो है, निष्कर्ष जो है, वो बिल्कुल सही है, मतलब बी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि जीके स्किप करते हैं, जीके आप लोग खुद से देख लीजिएगा, ठीक है ना, जीके आपको खुद से देखना है अभी कुछ दिन बाद में, देखते हैं इसका क्या करना है। आगे क्वेश्चन चलता है, आगे क्वेश्चन है 14 नंबर, मैथ 14 नंबर है। इसमें क्या बोल रहा है, एलसीएम निकालने बोलता है। एलसीएम निकालने का सीधा पता है, जब भिन्न का जोड़ भिन्न का एलसीएम पूछे, तो जो भिन्न के नीचे में होता है ना, उसका एचसीएफ निकाल देना होता है, और ऊपर वाला का एलसीएम निकाल देना होता है। तो नीचे में क्या क्या है, नीचे में 31, 62 और 93, इसका जब एचसीएफ निकालिएगा तो इस सब में मैक्सिमम किससे भाग ले सकता है, 31 से ही लग जाएगा। 31 में 31 से लगेगा, यही 62 में भी लग जाएगा, यही 93 में लग जाएगा, मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा, 31 हो गया। अब ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है। ऊपर में क्या क्या है, ऊपर में है 17 है, 34 है और 48 है। इसका कौन कौन बच्चों के जैसे एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम बच्चों के जैसे अब नहीं निकालना है, आप लोग बड़े हो गए हैं, तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, इसमें कॉमन ढूंढेंगे। 17 में 17 ही आ जाएगा। 34 में क्या है, इसको मल्टीप्लाई लिखते चलते हैं। 34 में क्या है, 17 पहले हम ले चुके हैं, तो बचा क्या, 2 ले लेंगे। अब 48 में क्या है, 2 हम पहले ले चुके हैं, तो बचा क्या, 24 ले लेंगे। अब फिर इसको बच्चों की तरह गुना नहीं करना है ना, एग्जाम में ये गलती नहीं करना है कि इसको गुना करने लग रहे हैं, नहीं, गुना नहीं करना है, इसको बस यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, 7 दूना 14 चौके 4 4 16 हो जाए, लास्ट में 4 4 आया, मतलब यूनिट डिजिट आपको क्या है, 6 6 यूनिट डिजिट कहीं दिख रहा है, दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। आपका आंसर सीधा यहाँ आ जाएगा, इसको गुना नहीं करना है, गुना करने नहीं जाना है। आगे चलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में क्या बोला है, छोटी छोटी संख्या कौन है जिसे दुगुना करने पे 4 6 9 12 14 से पूर्णतः विभाजित होगा। कौन संख्या को दोगुना करेंगे तो ये सबसे विभाजित होगा। पहले तो ये निकालते हैं कि कौन सी संख्या है जो 4 6 9 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित होगी। देख लेते हैं, 4 6 9 12 14, कौन सी संख्या विभाजित होगी, जो इसका एलसीएम होगा वही ये सबसे विभाजित होगी। इसका एलसीएम फिर बच्चों की तरह नहीं निकाल के बड़ों की तरह निकालते हैं। इसका क्या निकालेंगे, 4 लिखेंगे, 4 पूरा पूरा 4 लिख लिया। अब देखिए 6 में 2 तो हम पहले ले चुके हैं, क्योंकि 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं, तो बचा क्या यहाँ पे, 3 लिख सकते हैं। अब 9 में 3 हम पहले ले चुके हैं, तो और क्या बचा, 3 ले सकते हैं। 12 12 तो टोटल ही 12 पहले ले चुके हैं, तो 12 नहीं लेंगे। अब 14 14 में से 2 पहले ले चुके हैं, तो यहाँ 7 ले लेंगे। अब इसको गुना कर लेंगे, वही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो गुना करते हैं, 4 12 36, 36 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 252 हो रहा है, 252। अब बोल रहा है किसका दोगुना, मतलब किसका दोगुना
जो है ये सबसे बाद, मतलब इसको 2 से भाग दे देना पड़ेगा तो हमारा आंसर आएगा। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से हमारा आंसर आ जा रहा है 126। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? मतलब बोल रहा था किसका दोगुना जो है ये सबसे विभाजित होगा, तो 126 का दोगुना ही सबसे विभाजित हो रहा है, क्योंकि इसका एलसीएम निकाल लिए, वही संख्या जो है ये सारे नंबर से विभाजित हो गया। एलसीएम क्या निकला, 252, इसका आधा कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या था, आगे हमें था, इसको हटा लेते हैं। आगे क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 25 सवाल है, प्रत्येक सही जवाब के लिए कितना अंक दे रहा है? प्रत्येक सही जवाब के लिए आपको 4 अंक मिल रहा है। ये आपके अभी जो आप चेक करते हो क्वेश्चन, उसके लिए भी ये क्वेश्चन काम आएगा। ठीक है, प्रत्येक सही जवाब के लिए कितना अंक मिल रहा है आपको? 25। 25 सवाल है, टोटल कितना क्वेश्चन है? 25। प्रत्येक सही के लिए कितना मिला? 4। और प्रत्येक गलत के लिए कितना माइनस हो जाएगा? 2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए, ठीक है, 70 अंक प्राप्त किए, तो उसका कितना सही हुआ, ये पूछा कितना सवाल सही हुआ। ठीक है, पहले मान लेते हैं कि उसका सही हुआ x, ठीक है, गलत कितना हुआ y। तो सही प्लस गलत आपने जो अटेम्प्ट किया वही तो होगा। 25 सवाल या तो आप सही कर रहे हो या वो गलत कर रहे हो, छोड़ा नहीं सवाल। ठीक है, इस क्वेश्चन में हाइड ये हिडन है ये मैसेज कि छोड़ा उसने नहीं है। ठीक है, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो गया? 25। अब बोला कि 4 एक सही होगा, सही वाला x था, तो एक सही पे कितना मिलेगा? 4। x सही हुआ तो कितना टोटल? 4x। इसमें से माइनस कितना कर देंगे? 2y, क्योंकि एक गलत पे 2 माइनस करेगा। इसका वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है? इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 70 अंक प्राप्त हुआ। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें कुछ है नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये वाला नंबर पूरा कट जाएगा, यहाँ पे आपको आ जाएगा प्लस ये 2x प्लस 4x कितना हो गया? 6x। 6x का वैल्यू कितना हो गया? 120। यहाँ से x का वैल्यू आप निकालोगे तो आ जाएगा 20। तो उसने कितने सवाल सही किए? उसने 20 सवाल सही किए। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम है भी तो आप कैसे ही बताओगे? कल क्लास में बताना, जो भी प्रॉब्लम रह जाएगा उसको वहां पे बताया जाएगा। ठीक है, आप लोग क्लास स्पीड में करके देखोगे, अगर किसी को लग रहा है बहुत स्लो बताया जा रहा है तो स्पीड 2x पे कर लेना, देख लेना। ठीक है, 17 नंबर चलते हैं। 17 नंबर बोल रहा है, एक फल के 8 डब्बे 9600 रुपये में खरीदे जाते हैं, और 5 डब्बे 10% के लाभ पे और 3 डब्बे 10% के हानि पे बेच दिए जाते हैं। शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है? अब देखो, 9600 रुपया में खरीदा जाता है, तो एक डब्बा का वैल्यू कितना हो गया ये आप मुझे बताओ। तो एक डब्बा का वैल्यू हो गया 1200 रुपया। अब एक डब्बा पे 10%, एक डब्बा का 10% कितना होता है ये निकाल लो। 10% कितना होगा इसका? 1200 का अगर 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो अब बोल रहा है कि 120 रुपया का, पहली बात तो कि 5 डब्बे पे उसको लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ, मतलब 120 रुपया का लाभ हुआ। एक डब्बा पे 120, तो 5 डब्बा पे 600 लाभ हुआ। और उसको नुकसान कितना हो गया? 3 डब्बा पे 10% का हानि हो गई। 3% उस पे भी 10% का ही हानि हुआ, तो एक पे 120 होता है 10% का वैल्यू, तो 3 पे कितना हो जाएगा? 360। आपके पास कितना बच गया वैल्यू? 240। यही उसका प्रॉफिट हुआ। अब ये बोल रहा है कि उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है? अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 240 जो है 96 का कितना परसेंट, इसको निकाल दो। 240 गुना 100/96, यही तो करना है। 9600 ये निकालना है। अब निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? इसको अगर करोगे तो आप किससे कटेगा जल्दी बताओ। आप कैसे ही बताओगे यार? ये कट जाएगा 40 से। ठीक है, अब 10/4 हो जाएगा। 10/4 को अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 17 का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, याद है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आ, 4 व्यक्ति है, ठीक है, PQRS 4 व्यक्ति है, इसके बारे में कुछ डिटेल दिया हुआ है। क्या डिटेल दिया हुआ है? कि ये लोग जो है कुछ प्रोफेशन है, ठीक है, कुछ प्रोफेशन है और कुछ खेल खेलता है। ठीक है, तो 4 व्यक्ति है, कौन कौन है? PQRS है, कौन कौन है? P है, Q है, R है और S है। ठीक है, आपको बोल रहा है कि उनमें से एक डॉक्टर है, एक फुटबॉल एवं क्रिकेट। जो डॉक्टर है ना, वो फुटबॉल और क्रिकेट खेलता है। क्या बोल दिया? पहली बात कि जो डॉक्टर है वही फुटबॉल खेलेगा और क्रिकेट खेलेगा, पहला इंफॉर्मेशन है। दूसरा, पी और क्यू शिक्षक है, इन दोनों के बारे में बोल दिया कि ये दोनों टीचर है। ये दोनों क्या है? टीचर है। ठीक है, आगे चलते हैं। बोला है पी बैडमिंटन खेलता है, इसके बारे में गेम में क्या दे दिया? ये क्या खेलता है? बैडमिंटन खेलता है, ये बैडमिंटन खेलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वकील और दोनों शिक्षक तैराक है। अच्छा, ये जो है ना, वकील और दोनों शिक्षक, ये जो है टीचर दोनों, ये दोनों तैराक भी है। क्या है? तैराकी भी करता है।
ठीक है। आगे बोल रहा है वकील और दोनों, वकील भी तैराक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उनमें से एक टेनिस भी खेलता है, कोई जो है एक टेनिस भी खेलता है। ठीक है, एस कैरम खेलता है और वकील है। इसके बारे में क्या दे दिया, ये वकील है पहली बात तो, और ये क्या खेलता है, कैरम खेलता है। अच्छा एक बात और क्या बोला था, कि जो वकील है वो तैराक भी है, ये भी आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। तो इस पे भी बात करते हैं। अब चलते हैं आगे। बोलता है सभी 4 व्यक्तियों से प्रत्येक व्यक्ति 2 खेल खेलता है और एक पेशे से जुड़ा। एक चीज बोला ना, कि सभी व्यक्ति जो है ना दो दो खेल खेलेगा और एक पेशे से, कोई ना कोई काम करता होगा और 2 खेल भी खेलेगा। अच्छा एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग का मिस किया था, हमने कहीं नहीं लिखा कि उनमें से एक टेनिस भी खेलता है। ठीक है, एक तो ये। दूसरी बात देखो, डॉक्टर जो होगा वो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलेगा। अब आपके पास प्रोफेशन देख लो, इस ये दोनों टीचर ही है, ये वकील ही है, तो प्रोफेशन डॉक्टर तो इसी के लिए बचा। ये क्या हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा। और ये क्या क्या खेलेगा, ये फुटबॉल और क्रिकेट खेलेगा। और एक टेनिस बचा था, तो टेनिस ये खेलेगा, क्योंकि ये दोनों तैराक तो है। और ये बैडमिंटन खेलता है, तो इसके लिए एक गेम तो और चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, टेनिस हो जाएगा। हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन कैरम खेलता है और तैराक है। कैरम और तैराक कौन है, ये पहले भी निकल जाता, एस हो जाएगा। कैरम और तैराक वाला एस हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन जो है मैथ वाला आ रहा है 21 नंबर। 21 देखते हैं। 21 ये 21 क्या बोल रहा है ना, राजू ने निश्चय किया कि वह नौकरी पाने के लिए 3 वर्ष बाद शादी करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए मोटिवेशन भी है एक तरह से। ठीक है, इसको आप बस क्वेश्चन मत समझो, खुद के लिए भी समझो, ऐसा करना है आप लोगों को। और इसी के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज एंड ऑल सब कुछ आप लोगों का यही बस ये क्वेश्चन के लिए है। ये क्वेश्चन बहुत सोच समझ के दिया गया है आपके लिए। ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। राजू ने निश्चय किया कि वो नौकरी पाने के 3 साल बाद शादी कर लेगा। आप लोग भी कर लेना। नौकरी पाने के कितने साल बाद, 3 साल बाद शादी कर लेगा। ठीक है, कक्षा 12 उत्तीर्ण करता है कब, 17 वर्ष में। 12 कब होता है, 12th उसका कब होता है, 12th होता है जब वो 17 ईयर्स का होता है। नेक्स्ट बोलता है 12th उत्तीर्ण करने के बाद उसने स्नातक की पढ़ाई 3 वर्ष। इसके बाद क्या किया, उसने ग्रेजुएशन किया। कितना साल, 3 साल। 3 साल का ग्रेजुएशन किया। उसके बाद क्या किया उसने, उसने पीजी किया। पीजी किया कितना साल का, पीजी किया कितना साल का उसने, 2 साल का पीजी होता है, 2 साल का उसने भी पीजी किया। उसके बाद ठीक 1 वर्ष बाद, पीजी करने के 1 साल बाद, आप लोग को पीजी करने तक का वेट नहीं करना है। ठीक है, उससे पहले नौकरी ले लेना है। उसके पीजी करने के 1 साल बाद उसको नौकरी हो गया, मतलब 17 3 20 2 22 1 23, 23 साल उसको टोटल लग गया पीजी प्लस नौकरी पाने में। और उसने क्या निश्चय किया हुआ था, कि पीजी करने के 3 मतलब नौकरी लेने के 3 साल बाद वो शादी करेगा। मतलब जब वो 26 साल का होगा तब वो शादी करेगा, नहीं 3 साल बाद करेगा, मतलब 26 के बाद, मतलब 27वां साल में वो शादी करेगा। किस उम्र में शादी करेगी, 27 साल में, जब उसका 26 उसका क्रॉस होगा, ठीक तब वो शादी कर लेगा। मतलब अगर 23 साल में उसको नौकरी मिला तो 3 साल बाद, मतलब 3 साल बाद, मतलब 3 26 हो गया, 26 साल बाद 26 प्लस होगा, 26 प्लस जब होगा तो उसका एज क्या चल रहा होगा, 27। ठीक है, तो उसकी शादी कब होगी, 27 ईयर का जब वो होगा तब उसकी शादी होगी। ठीक है, आप लोगों को भी तब तक नौकरी ले लेना है। ठीक है, शादी करो ना करो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोला है प्लस का अर्थ गुना है, और जो भी है ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। इसमें तो कुछ था नहीं, इसको बताना नहीं चाहिए, मुझे लग रहा है ये आप लोग बना लोगे। ठीक है, ये आप लोग बना लेना। नेक्स्ट चलते हैं। एक ब्लू जूतों के विक्रय मूल्य में कमी करके इसे 360 रुपया से 345 रुपया कर देता है, तो 4% ज्यादा होनी हानि होती है। जूते का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य अगर 360 रखते हैं ना, और जब 345 कर देते हैं इसको, तो उसको कितना परसेंट का ज्यादा हानि होता है, 4% का ज्यादा हानि हो जाता है। ठीक है, 4% का ज्यादा हानि। मान के उसका क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है क्या, उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य पहले क्या था, 360, अब क्या कर दिया 345। जब 15%, 15 रुपया का चेंज हुआ, तो उसको कितना परसेंट का हानि होगा, ये बताओ। जब 15 रुपया का चेंज हुआ, उसको कितना परसेंट का हानि हो गया, 4% का हानि हो गया। 4% का हानि हुआ जब उसमें कितना का चेंज हो गया, 15 रुपए का चेंज हो गया। ठीक है, 360 से 345 करा, एक सेकंड से देखो, 4% का, तो उसका क्रैमूल पूछ रहा है ना आपसे।
देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या है कि पहले आपका क्रैमूल क्या था, क्रैमूल पहले आपको था 375 रुपया, ठीक है, बाद में इसका क्या हो गया, बाद में इसका क्रैमूल हो गया 345 रुपया, ठीक है ना, 345 रुपया हो गया है, तो आपको टोटल फर्क कितना पड़ रहा है 15 रुपए का, तो 4% का वैल्यू आपको दिया हुआ है 15 रुपए, एक तरह से आप समझ लो कि जब उसको 4% का नुकसान हो गया ज्यादा, तो आपको बस 100% का वैल्यू निकाल देना है, वही 100% आपका हो जाएगा क्या क्रय मूल्य, तो 4% का वैल्यू 15, तो 1% का क्या हो जाएगा 15/4, 100% का निकालेंगे तो इंटू 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25, 25 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 375, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर हो गया। 24 नंबर चलते हैं। 24 नंबर में तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये बताना चाहिए, बच्चों वाला सवाल था, ये आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट था रीजनिंग, था रीजनिंग में क्या बोला था 19 जून 2000, ये किसी से नहीं बना होगा तो ये मैं पर्सनली कल पूछूंगा किससे किससे नहीं बना है, अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। 19 जून 2020 था, ठीक है। इसमें कौन सा दिन था आपको पता है, 19 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या लेना है, 7 से डिवाइड करने के बाद जो आपका शेषफल बचेगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, 5 ले लिए। जून का कोड आपको पता है कैसे हम लोग याद किए थे, क्या था 146 025 036 144 025 036 यही कोड था। अब जून का यहाँ से निकालना है, जून का क्या हो जाएगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून का क्या हो जाएगा 5, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 5 हो जाएगा, जून को क्या ले लेंगे 5 ले लेंगे, ठीक है। 2000 का कोड हम लोग क्या बोले थे, 2000 का कोड लेंगे, 2000 का कोड होता है 6 ले लिए, 20 को 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल लेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा 6 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट रहा है 5 बार में तो ले लेंगे। अब इसको जो है जोड़ लेंगे, 5 5 10, 5 15, 6 21, 6 27, 27 को अगर आप 7 से भाग देंगे तो कितना लगेगा, 7 या 21 बचेगा कितना 6, 6 मतलब क्या होता है, 6 मतलब होता है फ्राइडे, 6 मतलब फ्राइडे। ये क्या आप लोगों को याद है या सब भूल गए, 6 मतलब क्या होता था, फ्राइडे होता था ना, संडे से स्टार्ट हो रहा था सैटरडे का 0, संडे से 1, याद है नहीं है, सैटरडे संडे का हो जाएगा 1, मंडे का 2, इसी तरह से ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका फ्राइडे, यहाँ का आंसर क्या होगा फ्राइडे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोला आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया है, पहले ही व्यवस्थित है, उसके बाद माध्यिका पूछ रहा है। माध्यिका आपको पता है कि जब जब कोई भी दिया होगा नंबर उसमें माध्यिका पूछे तो माध्यिका से पहले हमको क्या कहता है आरोही क्रम में सजाना होता है, यहाँ पे ऑलरेडी आपको आरोही क्रम में सजा दिया है बोल रहा है, तो अब देखते हैं इसमें टोटल कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 10 नंबर है, माध्यिका निकालना है, मतलब 4 नंबर इधर छोड़ देंगे, 4 नंबर इधर छोड़ देंगे, इस दोनों का जो एवरेज होगा वही हमारा माध्यिका होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आरोही क्रम में सजा, अगर नहीं रहता तो हमको सजाना पड़ता। तो चलते हैं, तो इसका दोनों का एवरेज निकालते हैं, x+1 इंटू प्लस x+3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, इसका वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 17 दिया हुआ है, x का वैल्यू पूछा है तो इजी हो गया, नहीं हो गया 2x+4 इक्वल टू कितना 34, यहाँ से x का वैल्यू कितना 15, 15 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट आपका 27 नंबर, हाँ 27 नंबर में बेचा गया है 1993 में बेची गई वर्ग समूह एक में वाहनों की संख्या, आई में एक में, ठीक है, कब ईयर 1993, 1993 में कितना था एक में 81, ठीक है। और बोला 1992 में बेची गई कुल वाहनों की संख्या, तो 1992 में जब कुल वाहन देखेंगे ये सबको जोड़ना पड़ेगा, 92 में कुल वाहन कितना 9 2 11 8 19, 19 सर 25, 5 2 बचा, 2 7 9, 9 7 16, 16 4 20, 20 1 21, 21 का एक बच जाएगा, बचेगा कितना 21 का एक हो गया, बचा कितना 2, 2 करेंगे, 2 7 9, 9 7 16, 16 2, ओ सॉरी कितना बचा था एक सेकेंड, 2 बचा था ना, 2 बचा था, तो 2 2 4, 2 6 4 10, ये हो जाएगा 1015। अब आपसे सिंपल बोल रहा है कि ये जो है 81 वो 1015 का कितना परसेंट है, इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 1015 को बस 81 100 को 1015 से डिवाइड करना है, यहाँ से आप देखोगे तो अप्रोक्स ये 8 के अराउंड आ रहा है, आ रहा है ना 8 के अराउंड, तो इसका आंसर 8 ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लगभग ही पूछा था, एग्जैक्टली तो ये नंबर कटने से रहा, आपको अप्रोक्स ही पूछ रहे थे, अप्रोक्स 8 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 28 नंबर क्या बोल रहा है,
28 नंबर, एक सेकंड, साउंड तो ठीक है ना जी? हाँ साउंड ओके है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 28 नंबर बोल रहा है पिछले वर्ष की तुलना में 1993 में किस वर्ग के वाहनों की बिक्री में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि रही है? अब देख लेना है इसमें 1993 में किस वर्ग में, 1993 में बोल रहा है तो 1993 में देखेंगे, 1993 में किस में प्रतिशत वृद्धि बोल रहा है, ये भी ध्यान रखना है हमें कि प्रतिशत वृद्धि बोल रहा है। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने का अलग अलग मतलब उसका तरीका होगा कि सबको निकाल के देखना, ऐसा नहीं कि गेस नहीं करना है जिसमें ज्यादा डिफरेंस हो गया वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि प्रतिशत किससे भाग दे रहा है ना नीचे, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है? इसको आपको देखना पड़ेगा और देखिएगा उसी को जो ऑप्शन में है, वहां 5 है लेकिन आपको 4 ही देखना है। वर्ग 3 में पहले देखते हैं, वर्ग 3 में देखते हैं। वर्ग 3 में कितना है? 1993 280, पहले कितना था? 248। वृद्धि कितना हुआ? 248, 32 का वृद्धि हुआ। किसका 32? इसको नीचे क्या रखना है? 280 को रखना है। क्या बोल रहे? अधिकतम प्रतिशत 1993 में बोला है ना, 1993 में कितना हुआ? यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा 248, ठीक है? इसको कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा, इसमें जो भी आएगा सबको इस तरह से कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा, ठीक है? ये आप लोग कर लीजिएगा, ये इतना बताना जाएंगे लंबा हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट बोला बेची गई वर्ग 5 की वाहनों की संख्या लगभग 25%, वर्ग समूह 2 के वाहन निम्न किस वर्ष में? 25% किस वर्ष में होगा? ये बोल रहा है कि 5 का 25% होगा। अब देखो ये वर्ग 2 में 64, 25% का मतलब क्या होगा? आप समझ रहे हो? 25% का मतलब हुआ, 25% को अगर कन्वर्ट करोगे तो 25% कितना के बराबर होता है? 1/4 के बराबर होता है। मतलब इसका 1/4 ये होगा, लगभग बोला है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 16 से 24, 200 नहीं है, बहुत का डिफरेंस है, कहीं लगभग नहीं है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, ये भी 240 होगा, नहीं होगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, ये भी कहाँ से होगा, नहीं होगा। इसको देखो 4 से मल्टीप्लाई करके, इतना देखना भी नहीं है, ऑप्शन से भी देख सकते हो। इसको 4 से करोगे, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो ये जो है 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 448 और यहाँ पे 442 लगभग सेम है। तो आपका आंसर जो है इसका यही हो जाना चाहिए, कौन सा? 1994 में। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में 1994 है, 1994 ही इसका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है? ठीक है, इसका आंसर 1994 हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ ठीक है, 29 नंबर, 29, 29 हो गया, ठीक है? आगे चलते हैं। आगे इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें बोल रहा है कि कौन सा वर्णमाला में पहले आएगा। ये क्वेश्चन हम लोग क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसको छांटते जाना है। अब जैसे क्यू यू ए सब में कॉमन है तो क्यू यू ए जो है देख लेंगे, क्यू यू ए को पहले हटा लेंगे, ठीक है? क्यू ए को हटा लिया, अब देखेंगे उसके बाद क्या आता है। इसमें एल आ रहा है, ठीक है? और सब में क्या आ रहा है? आ रहा है, तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले एल वाला आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? 30 का डी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है इसको भी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बैठाना है, तो इसको भी वही कर लेंगे, ईपीआई को छाट लेंगे क्योंकि सब में कॉमन है। उसके बाद क्या है? जी है, टी है, एस है और टी है। तो पहले जी वाला आएगा, पहले 3 वाला आएगा, ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन ये और ये में है। उसके बाद दो दो आएगा ही क्योंकि दोनों में है। अब 4 1 में देख लेंगे कौन पहले आएगा। 4 और 1 में, 4 और 1 में ईपीआईटी कॉमन है तो उसको हटा लेंगे। उसके बाद ए आ रहा है मतलब एक वाला पहले आएगा, तो सी हो जाएगा। 31 का हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट चलते हैं। ये सब क्वेश्चन सबसे बन जाना चाहिए, क्लास में हो चुका है ये सारा क्वेश्चन। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कविता प्रतिदिन योगाभ्यास के लिए रॉक गार्डन जाती है, ठीक है? कहाँ जाती है? रॉक गार्डन जाती है। रॉक गार्डन जाती है और रॉक गार्डन उसके घर से पूर्व की ओर, मान के चलो उसका घर यहाँ पे था, तो रॉक गार्डन किधर है? रॉक गार्डन यहाँ पे, यहाँ पे है रॉक गार्डन, ओके? रॉक गार्डन है। गार्डन से वह अपनी सहेली रेखा के घर जाती है जो गार्डन से पूर्व की ओर, यहाँ से पूर्व में कौन है? रेखा है, ठीक है? इसके पूर्व में कौन है? रेखा है, ठीक है? जो गार्डन के पूर्व किया। रेखा के घर से कविता का घर किस दिशा में? अब कविता कौन थी? कविता यहाँ पे थी, तो कब रेखा के घर से किस दिशा में? पश्चिम दिशा में है, ठीक है ना? इसका आंसर बी हो जाएगा। 32 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 33 नंबर। 33 में बोल रहा है क्या? बोल रहा है कि एक व्यक्ति फरवरी तथा मार्च प्रत्येक महीने में 5,000 रुपया खर्च उसका बढ़ गया। फरवरी में 5,000 बढ़ा, मार्च में और 5,000 बढ़ गया, तो जनवरी में उसका खर्च 5,000।
तो जनवरी में उसका खर्च अगर 5,000 था, जनवरी में 5,000 था, तो फरवरी में कितना हो गया? फरवरी में उसका हो गया 10,000, हो गया 10,000। फरवरी में कितना हो गया? 10,000। और मार्च में फिर 5,000 उसका बढ़ गया, तो मार्च में कितना हो गया? 15,000। अब बोल रहा है तीनों का एवरेज क्या है, यही ना पूछ रहा है आपसे कि औसत खर्च कितना हुआ। तो ये टोटल हो गया 30,000। 30,000 का 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। 18, 16, 22, 13 और 28 के माध्यों का आंकड़ा 16 है। 16 मतलब ये सब का है, ठीक है ना। ये सब का आंकड़ा का माध्य कितना है? 16 है। तो अब इसमें कर लो आप। इसका आंकड़ा जो है, इसका माध्य 16 है। कितना नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है। 5 मतलब टोटल वैल्यू 80। दो तरीका है इसको बनाने का, या तो टोटल वैल्यू 80 कर लो, ये सबको जोड़ लो। अब इसको जोड़ोगे तो 18, 16 कितना हो जाएगा? 34। और 22, 13 कितना हो गया? 35। इसको जोड़ लो। 9, 69, 69, एक 70 और 20, 70, 10, 80। मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया? 11। ठीक है, एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है एवरेज निकालने का? एवरेज निकालने का, ये 16 को ही मान लो एवरेज है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ। यहाँ पे क्या हो गया? 18 अगर लिख रहा है तो उसको +2 कर दे रहा है। 16 का 16 लिख दिया, 0 कर दिया। 22 लिख दिया तो मतलब +2 कर दिया। 13 लिखा मतलब -3 कर दिया। अब इसको कर लो, 5, 2, 7 में से 3 गया, बचा कितना? 4। अब मतलब उसका एवरेज जो है 4 बचा। कुछ गड़बड़ हो रहा है? 16, 2, 18, 16 किया तो 0, 16, 6 हो रहा है ना। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा 6। ये गड़बड़ हो गया। 6, 2, 8 में से 3, 5। यहाँ क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, 5 होगा। तो 16 में से 5 घटा देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले ही 5 ज्यादा ले लिया है, तो इसको 5 कम लेना पड़ेगा। तो 16 से 5 कम लेंगे तो 11 हो जाएगा आंसर। एक ये भी तरीका है। अगर ये तरीका आपको आता है तो ज्यादा बेटर है, नहीं आता है तो आप बेसिक से बना लो। ये तरीका भी आपको क्लास में बता दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकता है। ए और बी कितना दिन में कर सकता है? 12 दिन में। देख लेते हैं ए और बी कितना दिन में कर रहा है। ए और बी कर रहा है 12 दिन में, ठीक है। और बी और सी कितना दिन में कर रहा है? बी और सी कर रहा है 15 दिन में। उसके बाद फिर ए और सी तीनों तीनों मिलके कितना, ये दोनों मिलके कितना दिन में? 20 दिन में। अब इस तीनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना निकलेगा? 60। इसका एफिशिएंसी निकालेंगे, ए बी का 5 का, बी सी का 4 का, और 20 ए सी का 3 का। ठीक है, अब अगर तीनों को जोड़ेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इसका एफिशिएंसी निकल जाएगा। इसका एफिशिएंसी कितना होगा? 12 का एफिशिएंसी होगा। तो अगर आपसे पूछे कि ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना होगा, इसका एफिशिएंसी होगा 6 का। अब आपसे पूछ किस करा है, ए कितना दिन में अकेला करेगा, तो बी और सी का एफिशिएंसी कितना है? 4। और ए बी सी का तीनों का है 6। अब ये बी और सी का कितना है? बी और सी का है 4। तो आपसे ए का एफिशिएंसी पूछे तो आपका एफिशिएंसी निकलेगा 2 का। बी और सी का कितना है? एक सेकंड, एक सेकंड। ए अकेला कितने दिनों में यह काम समाप्त कर सकता है, यही पूछ रहा है ना। बी और सी का एफिशिएंसी कितना का निकला? 4 का। और एबीसी का कितना निकल गया? 6 का। तो ए का एफिशिएंसी कितने का हुआ? 2 का। 2 का तो मतलब वो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा? 30 दिन में काम कंप्लीट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए और बी 12 दिन में कर रहा है, बी और सी 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, ए और सी 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 30 दिन। आगे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर में क्या बोल रहा है? 36 नंबर बोल रहा है एक्स जो है 4 मिनट में 15 पृष्ठ कर सकता है। तो एक मिनट में कितना करेगा वो? 4 मिनट में 60, तो 1 मिनट में 15। ठीक है, एक्स कितना? 1 मिनट में 15। उसके बाद बोल रहा है वाई। वाई जो है एक्स और वाई दोनों मिलके, एक्स और वाई मिलके कितना कर रहा है? 30 मिनट में 750। तो 1 मिनट में कितना? 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 25 का। ठीक है, एक मिनट में एक्स वाई मिलके 25 का। मतलब अगर वाई वाई का पूछे तो ये 1 मिनट में 15 कर रहा है, एक्स वाई दोनों मिलके 25 कर रहा है। तो वाई वाई का पूछे 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 10। अब आपसे बोल रहा है कि वाई कितने मिनट में 100 पृष्ठ, 1 मिनट में 10 पृष्ठ करता है, तो 100 पृष्ठ करने में उसको कितना मिनट लगेगा? 10 मिनट लगेगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है एक व्यक्ति जिसका कोई भाई बहन नहीं है, एक फोटो की तरफ संकेत करते हुए कहता है कि यह लड़का मेरे पिता का पुत्र है। किसी का कोई भाई बहन नहीं है, और वो अब बोल रहा है कि मेरे पिता का पुत्र है। तो उसके पिता का पुत्र, जब उसका भाई बहन नहीं है तो वो अपना ही बात कर रहा है, तो वो खुद का बात कर रहा है। देखिए ऑप्शन में है ऐसा।
कि वो खुद सेल्फ का बात स्वयं स्वयं वो है ना, तो यही हो जाएगा क्योंकि उसके पिता का पुत्र है, तो पिता का पुत्र वो सिंगल चाइल्ड है, तो वही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये बोल रहा है कि ये 25, 49, 121, 13, ये देखो सबका स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर है। ये किसका है? 11 का है। ये किसका है? 7 का है। ये 5 का है। फिर 3 का है। इस सब को देख के आपको एक चीज पता रहे कि ये सब क्या, कौन सी संख्या है? ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। अगर आप देखोगे इसका लॉजिक, तो ये क्या है? सब अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? 3 से पहले अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, 1 नहीं है। 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। इसलिए क्योंकि भाज्य संख्या का क्या होता है परिभाषा, कि जो वो 2 से अधिक से कटे। अभाज्य का क्या होता है? जो खुद से और 1 से कटे। 1 तो खुद ही है, तो इसलिए 1 ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है। इसलिए पहला अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 होगा। 2 होगा तो 2 का स्क्वायर लेना है, तो वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ गलती से 2 मत ले लेना, क्योंकि सबका स्क्वायर लिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है? 2 है, 3 है, 13 है, 17 है और 86 है। ठीक है, अब इसका डिफरेंस देखो। 37 और 86 का डिफरेंस क्या हो रहा है? 49 का। और 37 और 13 का कितना का हो रहा है? देख लो, 13 4 17, 24 का हो रहा है ना? 24 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, 24 का। अच्छा, यहाँ पे तो ये ये तो आपको 49 है। ये 24 का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पे कितना का डिफरेंस हो रहा है? आ, 10 का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पे 1 का। अच्छा, एक चीज आपको नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का। ये 24, ये 1 और 49 दोनों स्क्वायर है। अगर ये बीच वाला नंबर ठीक हो जाता, अगर यहाँ पे बस 9 का डिफरेंस रहता, तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस हो जाता? ये 25 का डिफरेंस हो जाता। अगर इसको 12 लिख लेते तो यहाँ 9 का डिफरेंस होता। और ये 12 12 जो है, 12 और 25 37 हो जाता, यहाँ 25। तो इस तरह से एक सीरीज बन जाता कि 1 9 25, और पहले क्या आ रहा था? 49। ये आ जाता। ये किसका स्क्वायर? 1 का, 3 का, 5 का, 7 का। ये एक सीरीज बना लेता। ठीक है, मतलब ये जो 13 है ना, इसकी जगह पे अगर 12 होता तो बात बन जाती। तो यही बोला श्रृंखला में गलत क्या है, तो गलत 13 है। यहाँ पे 12 होता तो बात बन जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर 13 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 49 वर्ष है। उसकी आयु का अनुपात इतना। ये तो इजी है, ये आप लोग बना लीजिएगा। आई थिंक बना लिए होंगे। बताना है क्या? मुझे नहीं लग रहा है कि इसको बताना चाहिए। स्टिल अगर आपको लगता है तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पिता और पुत्र का आयु का योग 49 है, और उसका रेशियो भी दिया हुआ है। रेशियो दिया हुआ है मतलब 7x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 49 दिया हुआ है। यहाँ से x का वैल्यू निकला हुआ है 7 निकलेगा। मतलब पिता का उम्र 35, बेटा का उम्र 14 साल। 5 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 14 5 कितना होता है? 19 हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है ना? 14 5 19, 19 उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोला है एक पर्स में 455 रुपया है। उसमें 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया का सिक्का इस अनुपात में है। तो उसमें 2 रुपये का सिक्का पूछ रहा है। अच्छा, अनुपात है किसका? सिक्कों की संख्या का अनुपात है, वैल्यू का अनुपात नहीं है, संख्या का अनुपात है। तो पहले इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू निकाल लेंगे। 1 रुपये का 2 सिक्का का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 सिक्का नहीं, 2x सिक्का मानते हैं, क्योंकि एक तो हमको कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो 2x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 रुपया का ही सिक्का है, तो 2 ही वैल्यू होगा उसका। उसके बाद जब 2 रुपये का सिक्का है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 8x हो जाएगा। और जब 5 रुपये का सिक्का है, तो 25x हो जाएगा। इसी का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है? 455 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो 8 35x का वैल्यू कितना है? 455 है। अब इसको 5 से डिवाइड करो, 91। इसको करो, 7 होगा, 7 से काटोगे 13 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू आ गया आपको 13। अब 2 रुपए का सिक्का पूछ रहा है। 2 रुपए का सिक्का कितना है? 4। तो 13 चौके 52। ठीक है, इजी था ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 लोग हैं। ठीक है, पिता और बेटा। बेटा है रामू, सामू और धामू। ये लोग जो है अपना धनराशि जो है लगाता है सब मिलके। ठीक है, और 7:5:9 में है। एक पिता के 3 बेटे हैं, इन तीनों अपना इस अनुपात में राशि लगाता है। यदि धामू को मिली हुई राशि 100। अच्छा, अच्छा, ये बांटता है 7:5:9 में बांट दिया अपने बेटों में। 3 बेटा है, रामू सामू दामू, तीनों में बांट दिया। तो जो बोल रहा है कि धामू और सामू का, धामू कौन सा है? धामू का 9 है। और सामू कौन सा? सामू का 5 है।
तो 9 और 5 का डिफरेंस 120 है, यही बोल रहा है कि अनुपात 4 का वैल्यू जो दिया हुआ है आपको 120 दिया हुआ है। तो पूछ किसका रहा है? रामू का। रामू कौन है? पहला वाला है। 7 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 4 का वैल्यू 120 है, तो 1 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा? 30। 7 का वैल्यू निकालना है आपको, 2 से 10 हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 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 क्या है? नेक्स्ट है दिव्या एक स्थान से चलकर स्थान पर सवारी करते हुए वापस आने पर 4 घंटे मतलब जाती है वो पैदल। हाँ, इधर से जाती है वो चल के, इधर से चल के गई और उधर से आ गई गाड़ी पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम क्या की वो, दोनों दूरी चल कर थके, इधर से भी चल के गई उधर से भी चल के आई। मतलब देखो, इधर मान के चलो चल के गई, चल के गई को हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और जब वो गाड़ी से आई उसको वाई मान लेते हैं। इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है कि जब वो चल के गई और वापस आई तो उसका वैल्यू आपको मिला है 4 घंटा 45 मिनट। 45 मिनट को अगर कन्वर्ट करेंगे 15 या 45, 15 60, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 19/4। ठीक है, अब मान रहे हैं कि दोनों तरफ वो चल के ही गई, तो चलने को क्या माने थे? एक्स, तो ये हो जाएगा 2x। 2x का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5 घंटा 55 मिनट। 5 घंटा हो गया, 55 को करेंगे तो 11/12, मतलब 71/12, यही आपको दिया हुआ है। यहाँ से अगर आप चाहो तो आप किसका वैल्यू निकाल सकते हो? x माइनस वाई का वैल्यू निकाल सकते हो। x माइनस वाई का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा? x माइनस वाई का, क्योंकि इसमें से अगर इसको घटा, इसमें से इसको घटा देंगे तो 2x में से एक x चल जाएगा तो x बचेगा। x माइनस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 71/12 माइनस हो जाएगा 19/4, यही हो जाएगा। इसको करेंगे 12 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 71 माइनस 19 दिया 57, इसको करेंगे तो 57 4 61 10 14/12। x माइनस वाई का वैल्यू आपको क्या मिल गया? 14/12। अब आपको दो वैल्यू पता है, क्या क्या वैल्यू पता है? x प्लस वाई का वैल्यू पता है, वो 19/4 है, और x माइनस वाई का वैल्यू पता है, ये है 14/12। इसको सॉल्व कर लेंगे। आपसे पूछ किस कर रहा है? पूछ रहा है कि वो जब किस चीज से जाएगी, दोनों तरफ सवारी, सवारी वाला y था ना, तो इसका वैल्यू हमको निकालना है, तो इसको घटा लेते हैं, इसको घटाएंगे इसको प्लस कर लेंगे, तो 2y का वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ से। 2y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 57 प्लस 14, ये हो जाएगा बट्टा 12, ये हो जाएगा। 57 प्लस 14 करेंगे तो 71/12, 12/24 हो जाएगा। y का वैल्यू हो जाएगा 24। इसको अगर काटेंगे, एक सेकेंड, सही बनाना, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा। 19/4, 57। अच्छा, यहाँ प्लस के यहाँ माइनस करना पड़ेगा बस, ये वाला माइनस होगा, ये जो प्लस किया है ना इसको माइनस करना पड़ेगा। 57 माइनस क्या हो जाएगा? 57 माइनस 14 हो जाएगा, तो इसको करेंगे तो 43/24। कुछ गड़बड़ तो हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है? एक सेकंड, ये वाला पार्ट हटाते हैं, देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं क्या हुआ है। x प्लस वाई का वैल्यू आपको 19/4, ये ठीक था। 4 घंटा प्लस 4 प्लस 19/4, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 2x का वैल्यू हो गया 5 प्लस 11/12, 71/4, 71/12, ठीक है। यहाँ से अगर माइनस कर रहे हैं तो 71/12 माइनस 19/4, तो 57 57 4 61 10 71 14/12, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई अगर करते हैं तो 19/4, तो गड़बड़ हो रहा है, ये हो जा रहा है क्या? x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है 19/4, और x माइनस वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको? 14/12। इसको अगर करते हैं तो y का वैल्यू पूछ रहा है तो इसको प्लस कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, ये 2y आ जाएगा, ये x x कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू आपको निकल जाएगा 19/4 माइनस 14/12। इसका एलसीएम निकलेगा 12, 57 माइनस 14 7 में, ये तो 2 घंटा समथिंग, 12 तो 24, ये तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अच्छा ठीक है, इसको देखते हैं, इसको लास्ट में करते हैं, कुछ गड़बड़ कर रहा है, पता नहीं। ठीक है, इसको लास्ट में कर लेते हैं, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, बनेगा तो कुछ ऐसा ही, उसमें कुछ गड़बड़ कर रहा है, पता नहीं क्या ही गड़बड़ हो रहा है, देख लेते हैं, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा आई थिंक। नेक्स्ट चलते हैं 44।
बोला 5% के दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दो तरीके से आप निकाल सकते हो। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पी इंटू आर स्क्वायर बाई 100 इंटू 100 और 3 + r/100। इसका वैल्यू आपको दिया हुआ 14.48। एक सेकेंड, इसका वैल्यू आपको कितना दिया? इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 14.48। अब इसको अगर आप कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे, आपको एक अप्रॉक्स आंसर, यहाँ से अप्रॉक्स ही पूछ रहा है तो अप्रॉक्स में आपको ये आ जाएगा। मूलधन नहीं एग्जैक्टली पूछ रहा है तो एग्जैक्टली आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ट्री मेथड है। ठीक है, ट्री मेथड से थोड़ा ये लेंदी जा सकता है, क्योंकि इसमें 5%, अगर 10% रहता है ना तो बहुत ईजी हो जाता है। इसको इसी से बना लेना। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना, बस ये कैलकुलेशन को फॉर्मूला अच्छे से लिख लेना। 3 ईयर का डिफरेंस का क्या होता है? PR² / 100 × 100 और ये 3 + r/100। ये अच्छे से आप देख लेना। ये फॉर्मूला होता है 3 ईयर का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। इसको आप कर लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन, अभी दो क्वेश्चन हमने छोड़ा है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसको लास्ट में देखेंगे, क्या इशू आ रहा था इसमें, कुछ तो इशू आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये वाला हो गया, इसको आप सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन जो भी है कर लेना, वो आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 45 में क्या बोल रहा है? रीता ने 4 वर्ष के लिए 2.5% की दर से एक राशि पर निवेश किया और 6 वर्ष के लिए कोई किया। ठीक है, और रेट सेम ही था। कोई 4 वर्ष के लिए किया 2.5% से, और दोनों का एवरेज पूछ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, एक चीज देखने वाला कि सीता और रीता का एवरेज बोल रहा है, ना कि रीता और सीता का। तो पहले सीता को रखेंगे, तो सीता क्या कर रहा है? 6 वर्ष के लिए कर रहा है, कितना? 2.5 के। एवरेज वही हो जाएगा जो इसका इसका वैल्यू होगा, जितना ईयर के लिए कर रहा है, और रेट जो है वही, जो रेट और ईयर का मल्टीपल होगा वही एवरेज होगा। क्यों? क्योंकि अमाउंट सेम है, अमाउंट अलग है नहीं, तो सेम ही हो जाएगा। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला तो ये होता है 6 × 2.5 इंटू पी। पी तो दोनों का सेम है, यहाँ इंटरेस्ट भी सेम है, तो आप सीधा इसका अगर रेट का रेशियो निकाल दोगे, वही उसके लाभ का भी रेशियो होगा। क्योंकि रेट और प्रिंसिपल सेम है, तो रेट का जो ईयर का जो रेशियो होगा वही हो जाएगा उसका ब्याज का भी रेशियो। तो यहाँ पे ईयर का रेशियो क्या होगा? 6 और 4, 6 और 4 मतलब 3:2। बस यहाँ पे देखने वाला चीज ये था, यहाँ पे सीता और रीता का बोल रहा है, ना कि रीता और सीता का। पहले रीता का दिया था, लेकिन रीता का बाद में पूछ रहा है, तो अनुपात 3:2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉल चलते हैं। नेक्स्ट में आपको सिंपल भाग देना है, तो सिंपल भाग तो आपको हमको लग रहा है आ रहा होगा, एक बार कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल इसको डिवाइड करना है। 15y³ माइनस 30y² है, प्लस 12y - 12, इसको भाग देना है। ये 10th में पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसको एक चैप्टर ही है इसमें। 3y - 6 इसको भाग देंगे, तो मतलब पहले क्या है, पहले हमारा टारगेट इसमें क्या रहता है, जो पहला नंबर है उसको पूरा पूरा डिवाइड करना है। इसको पूरा पूरा करने के लिए आपको किससे भाग देना पड़ेगा? 5y² से गुना करना पड़ेगा। 5y² से गुना करेंगे तो ये 15y³ हो जाएगा। बस हमको ये टारगेट रखना है कि ये वाला पहला वाला ले आना है, ये ले आए। अब नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? 5 × 6 = 30y², ये ऑटोमेटिक इक्वल आ गया। तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल। अब ये उतरेगा 12y + 12। अब आपको इसको 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? +4 से मल्टीप्लाई करने का, ये 12y हो जाएगा, और ये क्या? -24 हो जाएगा। तो 12y, इसको माइनस प्लस करेंगे तो ये कैंसिल, और ये कितना होगा? 24 12 36 हो जाएगा। ये 36 आपका आंसर आएगा। ठीक है, ओह सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे ये माइनस है, ये माइनस है, ये ध्यान नहीं दिया मैंने। ये माइनस है तो प्लस ये 12 आ जाएगा। सॉरी सॉरी, ये +12 आएगा। ठीक है, 12 होगा, ये 36 नहीं 12 होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू क्या, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 7 - 4√3, और आपको रूट एक्स का पूछ रहे हैं। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है? एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है? एक्स का वैल्यू दिया हुआ 7 - 4√3। आपको दिख रहा है कि ये सब रूट में है,
मतलब इसको अगर स्क्वायर के टर्म में तोड़ लेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अब ये दिख रहा है आपको कि √3 है, तो यहाँ पे √3 तो आपको लाना ही पड़ेगा। तो इसको √3 अगर लाना है तो इसको लिख सकते हैं ऐसा, 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2√3। अब इसको अगर तोड़ेंगे ये वाला टर्म आपको 7 दे देगा ना, और ये वाला टर्म जो है आपको 4√3। मतलब इसको एग्जैक्टली ऐसे हम लिख सकते हैं। जब ऐसे लिख लेंगे तो इसका मतलब क्या है, 10 माइनस √3 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। इसको हम 10 माइनस √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर इतना होता है। जब 10 माइनस √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो अब रूट एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस √3। अब जब 1 बाय रूट एक्स का वैल्यू होगा तो ये 1 बाय 2 माइनस √3 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिस डेली करोगे तो आपको सिंपल पता चल जाएगा कि ये ऊपर जाएगा तो 2 प्लस √3 देगा। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको तोड़ने के लिए। 2 प्लस √3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला पार्ट a माइनस बी ए प्लस बी होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, ये ऊपर बचेगा कितना, 2 प्लस √3 ऊपर, 2 माइनस √3 प्लस 2 प्लस √3, यही बच जाएगा। तो यहाँ पे माइनस √3 प्लस √3 कैंसिल, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये वाला चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा कि इसको 2 प्लस √3 को मल्टीप्लाई किए, नीचे में a माइनस बी और ये a प्लस बी हो जा रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 4 माइनस 3 1, 1 को नीचे लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए ऊपर डायरेक्ट 2√3 लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपको कि दो समरूप त्रिभुज है। ठीक है, समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफल दिया हुआ है 121 और 64 और उसका माध्यिका दिया। आपको पता है अगर समरूप त्रिभुज है ना तो उसका जो क्षेत्रफल है, उसका जो वर्ग होगा ना, वही उसके भुजा का भी, मतलब सिमिलर साइड के भुजा का भी और माध्यिका का भी रेशियो वही होगा जो उसके एरिया के किसका, रूट का होगा रेशियो। ठीक है, मतलब √121 और √64 इसका जो रेशियो होगा वही एक के माध्यिका मतलब 12.1 और नीचे इसका माध्यिका मतलब x का होगा। दोनों का रेशियो इक्वल होगा, तो इसका वैल्यू कितना लिखेंगे, 11 लिखेंगे, इसका 8 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 12.1 लिखेंगे, सॉरी 12.1, और ये x लिखेंगे। ये 11 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 8.8 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8.8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की रेखीय समरूपता का क्रम है। रेखीय समरूपता क्या होता है, पहले ये देख लीजिए। रेखीय समरूपता होता है कि जैसे कोई एक ऐसा रेखा जिससे कि, अब मान के चलो कोई समांतर चतुर्भुज बनाए, ऐसे बनाए, अब इसमें क्या ऐसा कोई रेखा खींचा जा सकता है कि जिससे कि एक एक जो साइड का, जैसे मान के चलिए एक रेखा है ऐसे खींच, जैसे ये ट्रायंगल लेते हैं, पहले यहाँ समझा देते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं, इसमें अगर एक रेखा ऐसे खींच दें, ऐसा रेखा पॉसिबल है ना कि जो इसको फोल्ड कर दें इस रेखा पे, तो ये वाले फिगर को पूरा पूरा ये ढक लेगा। यही होता है, देखिए ये वाला जो फिगर है इसको पूरा पूरा ढक लेगा। अगर ऐसा कर पाता है तो उसमें रेखीय समरूपता पॉसिबल है। रेखीय समरूपता वही हुआ कि उसको आधा पे मोड़ने पे वो पूरा पूरा दूसरे फिगर को ढक लेगा। अब जब समांतर चतुर्भुज में देखोगे आप, समांतर चतुर्भुज में देकर आप देखोगे तो ऐसा कोई भी रेखा पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पे काटोगे तो ये वाला जो फिगर ये कहीं यहाँ पे आएगा, ये वाला कहीं यहाँ पे जाएगा। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं। ऐसे अगर आप रखोगे तो ये वाला कहीं यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें कोई भी ऐसा रेखा पॉसिबल नहीं है कि जिससे कि जिसपे मोड़ने पे पूरा पूरा जो है ये ओवरलैप हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, आपको 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे बार बार ये मेरा एक बार पूरा वीडियो रिकॉर्ड करके पता चला था कि साउंड ही नहीं है, थोड़ी देर पहले 10 मिनट 15 मिनट मेरा बर्बाद गया था, तो मुझे डर ही लग रहा है कि साउंड जा रहा है नहीं जा रहा है रिकॉर्डिंग में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आई होप कि जा रहा हो, नहीं तो फिर एक इशू ही हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि एक पेड़ है, उसकी ऊंचाई कितनी है, 16√3, तो पेड़ की छाया की लंबाई 16 मीटर है। एक पेड़ है, ठीक है, ऐसा पेड़ है, इसकी लंबाई कितनी है, 16√3 है, और इसका छाया, छाया नीचे ही बनेगा, इसका लंबाई कितना है, 16 है। तो पूछ रहा है कि इसका कोण कितना होगा, उन्नयन कोण कितना होगा। ठीक है, ये वाला कोण पूछ रहा है। आपको पता है कि यहाँ पे कौन सा लगाना है, जब P और B का बात हो तो आपको टेन थीटा लगाना है। टेन थीटा का वैल्यू जो है, आपको पता है कि टेन थीटा का वैल्यू
अगर आप लिखोगे तो p/b होता है, तो p/b मतलब 16√3/16। इसको अगर काटेंगे तो टेन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, √3। टेन थीटा का वैल्यू √3 कब होता है, जब थीटा 60 डिग्री हो। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, 60 डिग्री। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि टेन जीरो से लेकर के टेन 89 तक है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा, सब मल्टीप्लाई में है। आपको पता है कि टेन जीरो का वैल्यू कितना होता है, टेन जीरो का वैल्यू होता है जीरो। टेन जीरो का वैल्यू होता है जीरो, और जीरो को किसी में भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, हमेशा जीरो ही आएगा। तो इसमें और क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका टेन जीरो दिखे तो इसका टोटल का वैल्यू कितना होगा, जीरो हो जाएगा। इसमें और कुछ सोचना ही नहीं है। आगे चलते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है, 51 के बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 51 के बाद हमारा क्वेश्चन है 53। 53 पे चलते हैं। 53 में क्या है, 53 में 53 में देखो सीधी सी बात है। 53 में क्या है, पहले क्या लिखा है, 53 में पहले लिखा है ई, पहले लिखा ई, और उसके बाद ई एफ लिखा, ठीक है, इसको जी एच लिखा। उसके बाद क्या लिखा, आई एल लिखा। उसके बाद के ओ लिखा। आपको कुछ नहीं, पहला डिजिट देखना है। ई के बाद क्या लिखा, जी लिखा, किसको छोड़ दिया, एफ को छोड़ दिया। जी के बाद क्या लिखा, एच लिखा, एच को छोड़ दिया। आई के बाद क्या लिखा, जे को छोड़ दिया। के बाद एल को छोड़ के हम लोग क्या लिख देंगे, एम लिख देंगे। कितना ऑप्शन में एम है, एक ही ऑप्शन में एम है। यहीं से आंसर मिल जा रहा है, आगे कुछ इसमें सोचना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि 54 नंबर में क्या बोल रहा है, 54 नंबर में बोल रहा है, 54 में आपको बोल रहा है, 54 में बोल रहा है, 54 में बोल रहा है कि वाई भी, और उसके बाद देखो यहाँ पे भी देखो एम, उल्टा देखते हैं। एम के बाद एन ओ छोड़ के पी लिखा, तो पी के बाद क्या हम लोग छोड़ देंगे, क्यू आर छोड़ के क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल हो जा रहा है ये भी। एम के बाद क्या किया, एन ओ छोड़ के पी लिख दिया, तो हम भी क्या करेंगे, पी के बाद क्यू आर छोड़ के एस लिखेंगे। फिर एस के बाद देख लो आप, टी यू छोड़ के भी लिखा है, तो मतलब हमारा सीरीज कंप्लीट हो रहा है। तो यही हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। एक ही ऑप्शन ही है, एस वाला दो रहता तो फिर कुछ सोचना पड़ता है, जब एक ही है तो कुछ सोचना नहीं है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन सीधा आता है 62 जी के, आपको खुद से देखना है। ठीक है, 62 नंबर में क्या है, जेड को क्या लिख दिया, डब्लू लिख दिया। डब्लू के बाद क्या छोड़ दिया, एक्स वाई को छोड़ के जेड लिखा है। तो आप भी यहाँ पे ऐसा कुछ लिखेंगे जिसमें दो को छोड़ने के बाद एम आना चाहिए। तो एम से छोटा वाला कोई होगा तो एम से छोटा वाला, एक ही ऑप्शन है जे, जे के बाद के एल छोड़ के एम लिख सकते हैं, वही यहाँ पे किया है। ठीक है ना, तो 62 नंबर भी इजी ही था। आगे 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 कोई मैथ है, और हमारे पास रीजनिंग है, एक है, एक 68 नंबर पे क्वेश्चन है, देखिए 68 नंबर, 68 68। 68 में क्या किया है, 6 को क्या लिखा है, 6 को लिख दिया है 30। 6 को क्या लिखा है, 6 को लिख दिया है 30। तो आपसे पूछ कर रहा है 7 को क्या लिखेंगे। 6 को 30 लिखने का एक कॉन्सेप्ट ये हो सकता है ना, 6² - 6 = 30 होता है। तो इसी तरह से 7² - 7 क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। मतलब आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और कुछ है, और हमारे पास कुछ है क्या। अब देखो ये 69, 69 है, 69 में देखो, बिल्ली, कुत्ता, बंदर, बाज। बाज बाज आपको पता है कि ये जानवर पक्षी के कैटेगरी में आता है ना, तो बाज यहाँ से अलग हो जाएगा। बाकी सब जानवर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है। हाँ, ये एक क्वेश्चन है ना, यहाँ पे दो क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। एक तो ये है और एक ये है, देखते हैं। दो 89, 89 में बोल रहा है कि सभी सूरज जो है ना, सभी सूरज क्या है, सभी सूरज चंद्रमा है। सभी सूरज जो है, सूरज अगर इसको मान लेते हैं, सन इसको मान लेते हैं कि सभी सन क्या है, चंद्रमा है। क्या आप लोग ये क्लास में भी हुआ भी नहीं है, ये बताया जाएगा वैसे क्लास में, अभी करवा दे रहे हैं यहाँ पे आपको। सभी सूरज क्या है, चंद्रमा है। सभी सूरज क्या है, जितना भी सन है वो क्या है, चंद्रमा है। सभी सन जो है ये सब मून है, ऐसा बोल रहा है कि ये सब मून है। ठीक है,
सभी चंद्रमा तारे हैं, जितना मून है वो सब क्या है, तारा है। ठीक है, ये सब स्टार है। ठीक है ना, यही क्वेश्चन में बोल रहा था, सभी चंद्रमा क्या है, मून है। हम्म, 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 हम्म। तो आपसे पूछा क्या था, क्वेश्चन में पूछा था कि सभी सूरज तारे हैं। सभी सूरज, सूरज ये है, ये स्टार है, ऑब्वियसली है क्योंकि स्टार के अंदर ही सूरज भी आ रहा है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है कुछ चंद्रमा सूरज है, कुछ चंद्रमा जो है, मून जो है वो सूरज है, ऑब्वियसली होगा। कुछ मून, ये जो पार्ट मून वाला होगा, ये वाला मून जो होगा, ये तो सूरज भी होगा ना, तो ये भी ठीक है, दोनों ऑप्शन ठीक है, दोनों निष्कर्ष सही होगा। ठीक है। हम्म, हम्म, हम्म। इसमें क्या किया है, इसमें देखना पड़ेगा, ये क्या किया, 1349 लिखा है इसको। स्क्वायर तो नहीं किया है, स्क्वायर करता तो सेकंड वाले में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, स्क्वायर तो करने का है नहीं। देन क्या किया है, क्या किया है, इसमें क्या किया है। इसको रखते हैं 88 को, रखते हैं 88 में, कुछ तो लोचा दिख रहा है, कुछ लॉजिक इसका लग नहीं पा रहा है, क्या इसको किया है। आप लोग अगर इसको बनाए होंगे तो ये बताइए क्लास में इसको, या तो कमेंट करके इसको सॉल्व कीजिएगा, ये क्या किया है एग्जैक्टली। ऐसे क्वेश्चन अगर आए ना एग्जाम में, अगर ऐसा आता है कि जो समझ में एग्जैक्टली नहीं आ पा रहा है तभी, तो इसको छोड़ देना होता है। ठीक है, इसको नहीं उतना देखिएगा, लास्ट में देखिएगा, अगर बन गया तो बन गया, नहीं तो छोड़ देना होता है। ठीक है, इसको रखते हैं, इसको रखते हैं, इसको क्या किया है समझ नहीं आ रहा है, अभी तो नहीं समझ में आ रहा है, इसको मैं देखूंगा, होगा तो ये क्लास में बता दूंगा इसका क्या है। और कोई मैथ है क्या, देख लेते हैं, और कोई तो मैथ नहीं नजर आ रहा है। इसका आंसर रह जाएगा, क्योंकि दोनों इसका तर्क सही बैठ रहा था, तो इसका आंसर एक हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ दिया था, वो भी देख लेते हैं, क्लास तो कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया होगा, आई नो। हाँ, एक ये भी तो है, मैंगो को चार अलग अलग कूट भाषाओं में निम्न प्रकार किया जाता है, कूट भाषा वन में ये, टू में ये, थ्री में ये, फोर में ये, इनमें से किस कूट भाषा शब्द ऑरेंज को इतना किया जाएगा। ठीक है, तो किस भाषा में ओ को कितना लिखा है, एन ओ पी, मतलब एन ओ को पी, मतलब ठीक एक बात किया है, तो एम को एन किस में किया था, पहला वाला में तो चलो किया है, और लास्ट वाले में भी किया है। अब इस दोनों में देखना पड़ेगा किस में, उसके बाद आर को एस छोड़ के टी किया, ए को बी छोड़ के सी किस में किया, लास्ट को, उस बात से फोड़ हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, इसको बस बोल रहा था वही देखने के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ा था, कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था, जिसको तभी सॉल्व कर रहे थे बट नहीं हो पा रहा था, कुछ इशू आ रहा था, कुछ कैलकुलेशन का इशू था। हाँ हाँ, हाँ ये वाला तो क्वेश्चन था ना, नहीं ये नहीं था, इसी में था लेकिन। हाँ यही वाला था ना, 43 क्वेश्चन ना, 43 को देख लेते हैं एक बार फिर से, 43 में क्या समस्या आ रहा था।
अच्छा तभी घंटा में एक बार मिनट में पूरा करते हैं, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन में होगा, तो यही करना यही है। एक बार फिर से करके देखते हैं, इसको टोटल को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है। तो जब पहले वो करता है, एक तरफ गाड़ी से जाता है, तो ये क्या माने थे, x प्लस वाई माने थे। इसका वैल्यू टोटल कितना निकला, 60, 240 हो गया और 45 हो गया, मतलब 285 हो गया टोटल, ठीक है। और जब 2x का वैल्यू हम निकाल रहे थे, तो कितना निकल रहा था हमें, निकलेगा 355 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा टोटल, 355 मिनट। ये अब मिनट में करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर निकालोगे कि अगर वो दोनों का डिफरेंस निकालोगे, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं। या मान के चलो एक तरफ से, अगर मान के चलो, हाँ ये सिंपल तो हो जा रहा है यहीं से। तो अगर मान के चलो दोनों तरफ पैदल गया, तो एक तरफ से पैदल का निकालते हैं, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से तो निकल जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा, इसको करते हैं एक 177.5, यही निकल जाएगा एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू मतलब क्या हुआ कि ये कि एक तरफ पैदल जाएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा। और यहाँ पे दिया हुआ है एक तरफ पैदल और एक तरफ सवारी, तो यहाँ से सवारी का निकलेगा, यहाँ से सवारी का निकाल देंगे हम। सवारी का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सवारी का हो जाएगा 285 माइनस 177.5, यही हो जाएगा। सवारी का टोटल कितना, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 होगा और 107, ये हो जाएगा 107.5। ये हो गया क्या, एक तरफ सवारी से। अब आपको दोनों तरफ सवारी चाहिए, तो इसको 2y का वैल्यू आपको निकालना है। इसको निकाल दीजिए, 107 मतलब 214, और 214 एक 215, 215 आ जाएगा। और 215 को अगर 60 से भागा देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 215 को 60 से भाग देंगे तो 3 घंटा आ गया, 180 और 35 मिनट, नहीं 3 घंटा 180, हाँ 35 मिनट, 3 घंटा 35 मिनट से आ जाएगा, है ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, 43 का हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, 3 घंटा 35 मिनट आ जाएगा, ठीक है। 43 कर लिए। अब हमारा एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हमारा फिर भी बच जा रहा है। एक तो वो रीजनिंग वाला, उसको देख लेंगे, देखते हैं क्लास में हम थोड़ा सॉल्व करके, अभी तो वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ठीक है। उसको देख लेंगे हम, देख के आपको क्लास में बता देंगे क्या उसका कैसे बनेगा। कुछ तो उसमें है लॉजिक, अच्छा लॉजिक है जो समझ नहीं आ रहा है अभी। एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आए, तो उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में तो स्किप कर देना है, ठीक है। आपको पूरा क्वेश्चन बना लेना है टोटल, उसके बाद टाइम बच गया तो वैसे क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। बाकी आज का क्लास अब खत्म करते हैं, बहुत लंबा वैसे भी वीडियो हो जाएगा, इसको अपलोड करने में भी अभी बहुत सारी परेशानी आने वाली है। वीडियो अपलोड करते हैं, आगे आप लोग का सेट जो है मंडे से चलेगा। मंडे से थर्सडे तक क्लास ये सेट चलेगा, उसके बाद इसका डिस्कशन भी करवाया जाएगा, जो ऑनलाइन होगा, जो बताए हैं डेली आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, या एक दो दिन डिले हो सकता है, ठीक है। आप अपना जीके कर लेना, और रीजनिंग मैथ जो है वो मेरे भरोसे छोड़ सकते हो आप, ये मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन डिस्कशन मिस नहीं करना है, डिस्कशन मिस करोगे प्रैक्टिस सेट का कोई फायदा नहीं होगा। प्रैक्टिस सेट का फायदा ही तब होगा जब आप प्रॉपर उसका डिस्कशन करते हो। चलो ठीक है, आज का क्लास खत्म करते हैं, और आप लोग कल से फिर से टेस्ट दे देना, उसको टेस्ट को नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय।